नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, हम एक विशेष विचारक के बारे में चर्चा करेंगे, हम एक महान मार्क्सवादी थिंकर के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है मिस्टर ए.आर. देसाई। साथियों, एक महिला विचारक हैं और उनका नाम है नीराबेन देसाई। तो संयोग से मिस्टर ए.आर. देसाई साहब नीराबेन देसाई के हस्बैंड भी हैं। मैंने संयोग इसलिए कहा है कि जिस तरीके से बोगार्ड्स कहता है कि विवाह स्त्री पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। तो जो शादी होती है ना, वो संयोग से ही होती है। ये प्री डिसाइड नहीं होता है। ना हमें इस बात का पता रहता कि भविष्य में ये हमारी पार्टनर बनने वाली है या ये हमारा पार्टनर बनने वाला है। देखो, क्लास को अच्छे से देखना है, अच्छे से सुनना है। अगर आप देख भी ना पाओ तो केवल आवाज को भी सुन लीजिए, तभी भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में मिस्टर ए.आर. देसाई है, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिस्टर ए.आर. देसाई साहब हैं। इन भाई साहब का जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1915 को। ठीक है। हालांकि इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी क्लास की भूमिका बनाई जाती है। ठीक है, लाइफ स्केच बताना जरूरी है। अगर मैं इनके डेथ की बात करता हूं तो याद रखना, 12 नवंबर 1994 को मिस्टर ए.आर. देसाई साहब की मृत्यु हो गई थी, मेरे जन्म के 4 वर्ष पश्चात। जिसके बाद में हम इनके एजुकेशन की चर्चा करते हैं तो इनका एजुकेशन बम्बई विश्वविद्यालय से हुआ है। चाहे हम इनके स्नातक की बात करें, चाहे हम इनके स्नातकोत्तर की बात करें, चाहे हम इनके एलएलबी की बात करें। हाँ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1946 में बम्बई विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया था और इनके जो पीएचडी के सुपरवाइजर थे वो थे मिस्टर जी.एस. घुरिये। और ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि मिस्टर जी.एस. घुरिये साहब इंडोलॉजी के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। याद रखना, इंडोलॉजी को हिंदी में भारत विद्या के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज इंडोलॉजी? ऐसा उपागम या ऐसा दृष्टिकोण जो अपने अध्ययन में भारतीय संस्कृति को काम में लेता है, भारत के धार्मिक ग्रंथों को काम में लेता है, भारत के मूल्यों और प्रतीकों को काम में लेता है, दैट इज इंडोलॉजिकल पर्सपेक्ट। तो इनके गुरु मिस्टर जी.एस. घुरिये साहब के मार्गदर्शन में 1946 में इन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया था। अगर हम इनके पीएचडी के टॉपिक की बात करें तो इनके पीएचडी का टॉपिक था द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ध्यान रखना, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस टॉपिक पर मिस्टर ए.आर. देसाई साहब ने 1946 में अपना पीएचडी किया और इसी टाइटल को लेकर 1948 यानी 1948 में मिस्टर ए.आर. देसाई साहब ने किताब पब्लिश करी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। साथियों, जिसके बाद में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर तैयार होता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी, अध्ययन की आइडियोलॉजी, अध्ययन की विचारधारा, या जिसे हम अध्ययन के उपागम के नाम से जानते हैं। जैसे हम लुई डूमा की चर्चा करते हैं, ड्यूमा इंडोलॉजी से भी आता है और ड्यूमा है ना, वो संस्करणात्मक पर्सपेक्ट से भी आता है। ठीक है। जिसके बाद में मैडम इरावती कर्वे की बात करें, वो भी इंडोलॉजी से आती है। मिस्टर राधा कमल मुखर्जी की बात करें, वो भी इंडोलॉजी से आता है। और जी.एस. घुरिये की बात करें तो वो भी इंडोलॉजी से आता है। यानी ये भारत विद्या से ताल्लुकात रखते हैं। उसी तरीके से अगर हम संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम की चर्चा करें तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडियन सोशलोजिस्ट में जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं वो एक मिस्टर एम.एन. श्रीनिवास है। जिसके बाद में संरचनात्मक प्रकार्यवादी एस.सी. दुबे हैं, मिस्टर श्यामचरण दुबे।
और जिसके बाद में संरचनात्मक प्रक्रियावादी है मिस्टर मैकम मैरिट। जिसके बाद में हम सभ्यता मूलक यानी सिविलाइजेशन पर्सपेक्ट की चर्चा करते हैं, तो एक सुरजीत सिन्हा है और एक निर्मल कुमार बॉस है। फिर हम अगर सबाल्टर्न की चर्चा करें, ध्यान रखना सबाल्टर्न को बोला जाता है दलितवादी परिप्रेक्ष्य, या सबाल्टर्न को हम अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। साथियों, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि इटली के एक महान विचारक थे जिनका नाम था एंटोनियो ग्राम्शी। ध्यान रखना, सबसे पहले मिस्टर एंटोनियो ग्राम्शी ने ये जो सबाल्टर्न पर्सपेक्ट है ना, उसके अंतर्गत सबाल्टर्न शब्द का निर्माण किया था। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड अगर हम विश्वव्यापी स्तर की चर्चा करें तो सबसे पहले सबाल्टर्न की बात मिस्टर ग्राम्शी करता है। वहीं अगर हम भारतीय पर्सपेक्ट में इसको देखें तो ध्यान रखना हमारे देश में सबाल्टर्न को लेकर जो सबसे बड़े विचारक रहे हैं वो मिस्टर बी आर अंबेडकर साहब रहे हैं। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर है ना, वो बहुत बड़े सबाल्टर्नवादी विचारक हैं। जिसके बाद में दूसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है मिस्टर रणजीत गुहा साहब का निकल कर आता है। ठीक है, और रणजीत गुहा साहब अभी मरे हैं। रणजीत गुहा साहब की मृत्यु अप्रैल 2023 में हुई है। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इनको मरे हुए। जिसके बाद में अगर हम सबाल्टर्न की चर्चा करें तो जो तीसरा नाम निकल कर आता है वो निकल कर आता है मिस्टर डेविड हार्डीमैन का। ठीक है, मतलब चाहे मैं अंबेडकर की चर्चा करूं, चाहे मैं रणजीत गुहा की चर्चा करूं, चाहे मैं डेविड हार्डीमैन की चर्चा करूं, इन्होंने अपना पूरा जीवन, मतलब ज्यादातर इनका जो अध्ययन है ना, या इनके अध्ययन का उपागम है, वो नीचे के तबके को लेकर ही है, जिसे हम अधीनस्थ या सबाल्टर्न बोलते हैं। उसमें नीची जातियां भी आ जाएंगी, शोषित वर्ग भी आ जाएगा, बेरोजगार भी आ जाएगा, उसमें किसान भी आ जाएगा और उसमें मजदूर भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हम चर्चा करते हैं कि भारतीय पर्सपेक्ट में मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग किसने किया है। तो ध्यान रखना, भारतीय पर्सपेक्ट में मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग एक तो व्यक्ति हो जाते हैं मिस्टर डीपी मुखर्जी, दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी साहब, जो संश्लिष्टवादी विचारक माने जाते हैं, अपने आप को मार्क्सिस्ट कहलाना पसंद करते थे। ये परंपराओं के द्वंद्व की बात करते हैं मिस्टर दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। मूल रूप से अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। और मिस्टर डीपी मुखर्जी और आर के मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय से ताल्लुकात रखते हैं। तो ध्यान रखना, मार्क्सवादी पर्सपेक्ट में एक नाम निकल कर आता है वो मिस्टर दुर्जट प्रसाद मुखर्जी का निकल कर आता है, और दूसरा नाम निकल कर आता है वो आर के मुखर्जी का आता है, रामकृष्ण मुखर्जी, ना कि राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, दूसरा नाम निकल कर आता है ना, तो वो किसका आता है, रामकृष्ण मुखर्जी का आता है। और इसी कड़ी में जो तीसरा नाम है ना, वो साथियों आज की क्लास का है, और आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं अक्षय रमणलाल देसाई के बारे में। तो इनका जो उपागम है वो इनका उपागम कौन सा कहलाएगा, मार्क्सवादी उपागम कहलाएगा। आ गई चीजें समझ में। देखो, अच्छा शिक्षक वही होता है जो स्टूडेंट को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पढ़ाए। एक बेहतरीन शिक्षक वही होता है वो बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट को विद्यार्थियों के पास डिलीवर करें, उनके कंफ्यूजन को दूर करें। मान लेते हैं मेरे पास खूब सारा नॉलेज है, अगर मैं बेहतरीन तरीके से उसे विद्यार्थियों के पास डिलीवर नहीं कर पाया तो मैं कदाचित अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। तो इनका जो उपागम है ना, वो साथियों क्या है, मार्क्सवादी उपागम है। ठीक है, और ध्यान रखना, ना केवल मार्क्सवादी उपागम बल्कि ये साथियों मार्क्सवादी एक्टिविस्ट भी कहे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए आर देसाई साहब है ना, वो मार्क्सवादी एक्टिविस्ट भी कहे जाते हैं। अगले पेज पर लिख देता हूं, मिस्टर ए आर देसाई साहब मार्क्सवादी एक्टिविस्ट भी कहे जाते हैं। ध्यान रखना, विचारक है ना,
वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आरामदायक कुर्सी का विचारक, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े ज्ञानात्मक सिद्धांतों का निर्माण कर देगा, बड़ी बड़ी थ्योरियां बना देगा, लेकिन वो सब कुछ तैयार करेगा वो कहां से करेगा? बंद कमरे में करेगा। वातानुकूलित कमरा है, एयर कंडीशनर वगैरह लगा हुआ है, वहीं से किताब पढ़ोगे, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके अच्छा अच्छा लिख दिया और अपने आप को एक महान समाजशास्त्री के तौर पर प्रस्तुत कर दिया। तो इस तरीके का समाजशास्त्री, आरामदायक कुर्सी का समाजशास्त्री बोला जाता है। साथियों, इसके जस्ट अपोजिट जो दूसरा होता है ना, उसे हम क्षेत्रीय अध्ययन करने वाला समाजशास्त्री कह सकते हैं, या हम उसे एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं, आदरणीय AR देसाई साहब, ये मार्क्सवादी एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने ना केवल मार्क्सवाद को लेकर काम किया है, बल्कि इन्होंने मार्क्सवाद को लेकर जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, उन आंदोलनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। चाहे किसानों के आंदोलन की बात करें, ठीक है, या इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, ठीक है, या विद्यार्थियों के हितों को लेकर बात करें, उनमें भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए इन्हें मार्क्सवादी एक्टिविस्ट बोला जाता है और यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर ध्यान रखना, इनका जो पद्धति है वो तो मार्क्सवादी है, लेकिन मार्क्सवाद है कोई एक पत्ती की बात तो करता नहीं है। द्वंदात्मक भौतिकवाद की भी बात करता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की भी बात करता है, क्रांति की भी बात करता है, स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर की भी बात करता है, ठीक है ना, बुर्जुआ और सर्वहारा की भी बात करता है। अगर हम इनके मार्क्सवादी विचारधारा की बात करें या हम इनके मार्क्सवादी अप्रोच की बात करें, तो इन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का सहारा लिया है। ध्यान रखना, मिस्टर AR देसाई साहब है ना, इन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक पद्धति को काम में लिया है। आपको पता होना चाहिए, ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक पद्धति मिस्टर कार्ल मार्क्स ने कब काम में ली थी? जब उन्होंने समाज को 5 युगों में वर्गीकृत किया था, ठीक है, और उनका जो वर्गीकरण था ना, वो ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक पर आधारित था। यानी मिस्टर मार्क्स ने पहले नंबर का जो वर्ग बताया था, उसे हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म यानी आदिम साम्यवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसके बाद में मिस्टर मार्क्स ने जो दूसरा वर्ग बताया, उसे हम दास युग के नाम से जानते हैं। मिस्टर मार्क्स ने जो तीसरा युग बताया, उसे हम फ्यूडल सोसाइटी यानी सामंत युग के नाम से जानते हैं। मिस्टर मार्क्स ने जो चौथा युग बताया था, उसे हम पूंजीवादी युग के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है। और मिस्टर मार्क्स ने कहा था कि एक 5वां युग और आने वाला है, जिसे हम सोशलिस्टिक सोसाइटी यानी समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि आज का जो पूंजीवाद है ना, वो पूंजीवाद डायरेक्ट पूंजीवादी व्यवस्था से ही उद्भव नहीं था। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा द्वंद्व हुआ है। यानी पहला युग तो था आदिम साम्यवाद, जिसमें कोई वर्ग नहीं था। आदिम साम्यवाद में कोई वर्ग नहीं था। जिसके बाद में जो दूसरा युग आता है, वो आता है दास युग। इसमें 2 वर्ग हो गए, मालिक और दासों का। जिसके बाद में एक तीसरा वर्ग आ गया, जिसमें सामंत युग। व्हाट इज सामंत? सामंत क्या होते हैं? ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं साथियों, कोई राजा है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कोई राजा है और राजा के पास 1000 बीघा जमीन है, ठीक है। राजा के पास 1000 बीघा जमीन है, तो यह तो संभव है कि राजा 1000 बीघा जमीन को स्वयं कर ही नहीं सकता। 1000 बीघा जमीन बहुत होती है। तो वो क्या करता था कि अपनी जमीनों को अन्य व्यक्तियों को दे देता था। और वो व्यक्ति क्या कौन हुआ करते थे? रसूखदार लोग हुआ करते थे, ठीक है ना। जैसे आजकल सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकतर पूंजीपतियों को दिया जाता है। तो आज के समय में ये जो पूंजीपति है ना, ये सामंती है। अडानी की बात करें, अंबानी की बात करें, ये सारे के सारे सामंत है। तो राजा क्या करता था? अपनी जमीन उस जमाने के पावरफुल लोगों को दे देता। वो पावरफुल लोग जमीन के बदले राजा को क्या देते थे? सैनिक सहायता देते थे, राजा को पॉलिटिकल पावर देते थे, ठीक है ना। मतलब वो राजा के काम आते थे। तो जिनको जमीन दी जाती थी, वो लोग क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे, ठीक है।
तो मिस्टर कार्ल मार्क्स का जो तीसरा युग है वो सामंतवादी युग है, जो चौथा युग अभी चल रहा है ये पूंजीवादी है, पांचवा युग आएगा उसे हम क्या कहेंगे, समाजवाद। ये मिस्टर कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक द्वंद्ववाद कहलाता है भाई, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। मतलब हिस्टोरिकल डायलेक्टिक, यानी इतिहास में द्वंद्व कैसे कैसे हुआ, किस किस तरीके से आपस में वर्ग बनते गए और फिर उन वर्गों से वर्तमान अवस्था पूंजीवाद निकल कर आया। यही बात किसने कही है, मिस्टर ए आर देसाई ने कही है। ए आर देसाई ने उपनिवेशिक काल से पहले की स्थिति, यानी भारत में अंग्रेज आए उनसे पहले की स्थिति, अंग्रेजों के दौरान स्थिति और अंग्रेजों के बाद की स्थिति, यानी मिस्टर ए आर देसाई साहब ने कहा है कि अंग्रेजों से पहले गांव की संरचना कैसी थी, ठीक है। अंग्रेजों से पहले गांव की संरचना कैसी थी, अंग्रेज आने के बाद बदलाव क्या हुए, और अंग्रेज चले गए, अंग्रेज यहां से चले गए तो जिसके बाद में राज्यों का निर्माण किस तरीके से हुआ और वर्तमान समय में जो व्यवस्था है वो किस तरीके की है। तो इन्होंने भी क्या किया है, इतिहास में द्वंद्वों का जिक्र किया है। तो इसीलिए इनकी जो पद्धति है ना वो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के नाम से जानी जाती है। आ गई चीजें समझ में। देखो भाई, कोई भी चीज पढ़ते हो ना तो ए टू जेड उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को अच्छी तरह समझ लो, तब तो वो टॉपिक हमारे समझ में आएगा। अगर चीजों को अच्छी तरीके से नहीं समझा है तो फिर समझ में नहीं आ सकता। ये चीजें आप फैक्ट के तौर पर भले ही किसी भी किताब से पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक ये नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है ना। जैसे हम ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक की चर्चा करते हैं कि ए आर देसाई ऐतिहासिक द्वंद्ववादी विचारक थे, तो इन्होंने इस अप्रोच को कहां काम में लिया, वो चीज हमारे समझ में आनी चाहिए। जो वास्तविक पढ़ने का तरीका है ना वो यही होता है, ठीक है। जिसके बाद में ए आर देसाई साहब है ना, उसने मिस्टर कार्ल मार्क्स की तरह पूंजीवाद का विरोध किया है, ध्यान रखना। इसीलिए तो ये मार्क्सवादी विचारक हैं, ये कहते हैं कि पूंजीवाद है ना उसके भीतर अंतर विरोध पाया जाता है और इस अंतर विरोध की वजह से समाज में क्या होते हैं, आंदोलन होते हैं। ध्यान रखना, ये बात भी इन्होंने कही है कि पूंजीवाद की वजह से आपस में अंतर विरोध पाया जाएगा, अलग अलग वर्गों में अंतर विरोध पाया जाएगा और यह अंतर विरोध ही फाइनली किसका कारण बन जाएगा, मूवमेंट यानी आंदोलन का कारण बन जाएगा। यह बात भी किसने कही है, मिस्टर ए आर देसाई ने। राज्यों के बारे में भी कहा है कि जो वर्तमान राज्य है ना वो पूंजीवादी राज्य है और पूंजीवादी राज्य जिनको बनाने में अंग्रेजों की प्रमुख भूमिका मानी जाती है, क्योंकि अंग्रेज यहां पर कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आए थे। मतलब पहली बार अंग्रेज आए ना तो उन्होंने यही कहा था कि हम बिजनेस करेंगे और इथिकली बिजनेस करेंगे, नैतिकता को काम में लेते हुए बिजनेस करेंगे। बाद में पता चला कि भाई बिजनेस तो गया भाड़ में, उन्होंने तो यहाँ चोरी चकारी करना स्टार्ट कर लिया, लूट खसोट करना उन्होंने प्रारंभ कर लिया। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, ऐसा आपने हजारों बार पढ़ा है। वास्तविक सोने की चिड़िया था, लेकिन ये जो खोखला किया है ना तो इन दुष्टों ने किया है, ठीक है। उनका जो बहन उद्देश्य ये था कि पूंजीवादी व्यवस्था को किस तरीके से हावी किया जाए, किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया जाए। तो यहां पर राज्यों का विरोध किया है मिस्टर ए आर देसाई ने। उसने कहा है कि भारत के राज्य पूंजीवादी राज्य हैं जिनमें शोषण के बीज विद्यमान हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत के जो राज्य हैं वो पूंजीवादी राज्य माने जाते हैं और इन्हीं राज्यों में शोषण के बीज, इन्हीं राज्यों में शोषण के बीज विद्यमान है। ये बात भी किसने कही है, मिस्टर ए आर देसाई साहब ने। क्योंकि राज्य व्यवस्था ही ऐसी बनाएगा, गरीब लोगों का ध्यान नहीं रखेगा, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें हमेशा पूंजीवादी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। अब ये देखो, ये तो हो गया इनका लाइफ स्केच, है ना। और इन्होंने कौन से उपागम को काम में लिया ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम इनके योगदान को पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि इनका योगदान है वो किस किस फील्ड में है। ध्यान रखना, इनका जो पहला योगदान है ना
वो पहला योगदान माना जाता है। जो विलेज स्ट्रक्चर है, विलेज स्ट्रक्चर अंग्रेजों के आने से पहले कैसा था। तो सबसे पहले मिस्टर ए आर देसाई साहब है ना, वो ग्राम संरचना की बात करते हैं, मतलब वो विलेज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहली बात तो मिस्टर ए आर देसाई साहब यूं कहता है कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, उससे पहले जो भारत के गांव थे ना, वो ऑटोनॉमस थे। मतलब भारत के गांव क्या थे? स्वायत्त थे। स्वायत्तता का मतलब होता है जो अपनी जरूरतें खुद से ही पूरी कर लेते थे। अंग्रेजों ने यहां पर जैसे ही कदम रखा, जैसे ही उनकी हस्तक्षेप की नीति प्रारंभ हुई, भारत के गांवों को उन्होंने पंगु बना दिया, भारत के गांवों को उन्होंने विकलांग बना दिया। इस तरीके का एनवायरमेंट बनाया। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर दारू का बिजनेस किसी को करना हो, तो आसपास के लोगों को पहले कुछ दिन तक ऑफर में शराब बेचिए, फिर उनको तलब हो जाएगी दारू की, फिर आप चाहे कितनी भी महंगी कर दीजिए, फाइनली उनको खरीद कर पीनी ही पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने इस तरीके का एनवायरमेंट बनाया कि सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, गांव पंगु हो गए। ठीक है। फिर ए आर देसाई ने कहा है व्यक्ति, परिवार और जाति। ध्यान रखना, अंग्रेजों के आने से पहले चाहे हम व्यक्तियों की बात करें, अंग्रेजों से आने से पहले चाहे हम परिवारों की बात करें, या अंग्रेजों के आने से पहले चाहे हम जाति व्यवस्था की बात करें, ये साथियों ग्राम पंचायत के अधीन हुआ करती थी। अब ध्यान रखना, ग्राम पंचायतों के अधीन होनी ही है, क्योंकि एक तो चाहे हम भारतीय संस्कृति की बात करें, चाहे हम सभ्यता की बात करें, ये मूल्यों से जुड़ी हुई है। आज भी ऐसा माना जाता है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिनमें कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण का अभाव पाया जाता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो असभ्य हैं, बल्कि याद रखना, ऐसा क्षेत्र जिसमें बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण है, उनके मुकाबले जो हमारे परंपरागत गांव है ना, वो साथियों ज्यादा सभ्य पाए जाते हैं। तो अंग्रेजी शासन से पहले व्यक्ति के ऊपर, परिवारों के ऊपर और जाति व्यवस्था के ऊपर ग्राम पंचायतों का हस्तक्षेप था। जैसे हम मिस्टर दुर्खिम की चर्चा करते हैं, दुर्खिम सामाजिक एकता के अंतर्गत दो प्रकार की एकता की चर्चा करता है। सबसे पहले मिस्टर दुर्खिम साहब है ना, वो यांत्रिक एकता की बात करता है, जिसके बाद में मिस्टर दुर्खिम साहब है ना, वो साव्यवी एकता की बात करता है। ध्यान रखना, यांत्रिक एकता के अंतर्गत उन्होंने जो कानून का उल्लेख किया है, उसे हम दमनकारी कानून के नाम से जानते हैं। ठीक है। और साव्यवी एकता के अंतर्गत जो कानून पाया जाता है, उसे हम प्रतिकारी कानून के नाम से जानते हैं। मतलब याद रखना, यांत्रिक एकता है ना, ये आदिम समाज की पहचान है, और साव्यवी एकता है, ये वर्तमान समाज की पहचान है। पहले जब यांत्रिक एकता थी, यानी आदिम समाज में कोई अपराध कर देता था, तो वो जो अपराध है ना, वो व्यक्ति विशेष का ना होकर समाज विशेष का अपराध माना जाता था। मतलब पहले का जो अपराध था ना, वो पर्सन टू सोसाइटी चलता था। ठीक है। और वर्तमान समय का जो अपराध है, वो पर्सन टू पर्सन चलता है। मतलब पहले किसी ने कोई अपराध कर दिया तो ऐसा माना जाता था कि इसने पूरी जाति व्यवस्था, पूरा समाज के खिलाफ अपराध किया है, तो उसको समाज दंड देता था। ठीक है। और आज अपराध किया जाता है तो कहा जाता है कि भाई जिसका तुमने नुकसान किया है, यानी जो पीड़ित है, उसकी क्या कर दीजिए? क्षतिपूर्ति कर दीजिए। तो ये उन समाजों की पहचान है जो परंपराओं से जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी शासन से पहले व्यक्ति पर, चाहे परिवार पर, चाहे जाति व्यवस्था पर किसका अधिकार था, या किसका नियंत्रण चलता था? ग्राम पंचायत का। मतलब जो सर्वे सर्वा इकाई थी ना, जो प्रशासन था, प्रशासनिक इकाई अंग्रेजी शासन नहीं था, बल्कि प्रशासनिक इकाई क्या थी? ग्राम पंचायतें थी। सामंतवादी व्यवस्था पाई जाती थी और कृषि प्रधानता था। ठीक है। अंग्रेजों के आने से पहले सामंतवादी व्यवस्था पाई जाती थी और कृषि प्रधान समाज। ठीक है। ध्यान रखना, जिस तरीके से मिस्टर कार्ल मार्क्स ने समाज को पांच भागों में बांटा है, आदिम साम्यवाद, दास युग, सामंत युग, पूंजीवाद और आने वाला सोशलिस्टिक सोसाइटी, उसी तरीके से ये द्वंद्व कर रहा है कि किस तरीके से बदलाव होता है। ठीक है। फिर जिसके बाद में मिस्टर ए आर देसाई ने कहा है
अंग्रेजों के आने से पहले जो गांव की संरचना थी उसमें पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखना, अंग्रेजों के आने से पहले जो ग्रामीण संरचना थी उसमें पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बदलाव होते थे ना वो संख्यात्मक होते थे। अब मैं इसको समझाता हूं आपको। जो बदलाव होते थे ना, बदलाव क्या होते थे? संख्यात्मक होते थे, बदलाव गुणात्मक नहीं होते थे। अब आप यूं कहोगे कि गुरुजी संख्यात्मक कैसे हुए? भाई ये तो संख्यात्मक तो वही होंगे ना जहां टेक्नोलॉजी है। जो स्टेटिकल अप्रोच कहां आएगी? जहां नया बदलाव आएगा? नहीं। देखो, बदलाव दो तरीके का होता है, या हम कह सकते हैं कि रिसर्च है जो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो गुणात्मक होता है और एक मात्रात्मक होता है, ठीक है ना। गुणात्मक जिसमें मूल्य आ जाते हैं, गुणात्मक जिसमें भाव आ जाते हैं, गुणात्मक जिसमें जनमत आ जाता है, गुणात्मक जिसमें दृष्टिकोण आ जाता है, गुणात्मक जिसमें अभिव्यक्ति आ जाती है, गुणात्मक जिसमें विचार आ जाते हैं, गुणात्मक जिसमें जाति आ जाती है, गुणात्मक जिसमें धर्म आ जाता है। तो जब इस प्रकार का बदलाव होएगा, जाति, धर्म, मूल्य, विचार, अभिव्यक्ति, संस्कार, तो वो क्या कहलाएगा? गुणात्मक कहलाएगा। लेकिन गुणात्मक बदलाव अंग्रेजों के आने के बाद ही प्रारंभ हुआ था। वो इसलिए हुआ था, अब हम वैदिक काल से चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पुरानी संस्कृति वैदिक काल की हम चर्चा करते हैं। वैदिक काल से हम आ जाते हैं, मतलब जब भारत औपनिवेशिक बना उससे पहले कुछ साल पहले तक की अवस्था की हम चर्चा करते हैं। केवल सिमिलरिटी थी, ज्यादा बदलाव नहीं था। अंग्रेजों के आने के बाद ही तो ये तामझाम सीखे हैं लोगों ने। आम बोलचाल की भाषा में ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कोई चाय चाय का बहुत ज्यादा शौकीन होता है, आम बोलचाल भाषा में उसे बोल दिया जाता है कि काय को अंग्रेज बन रहा है। ठीक है। चाहे रहने का ढंग हो, चाहे खाने का ढंग हो, चाहे पीने का ढंग हो, चाहे बोलने का ढंग हो, चाहे चलने का ढंग हो, चाहे संस्कारों में परिवर्तन हो, चाहे जाति प्रथा की शिथिलता हो, चाहे धार्मिक कट्टरतावाद का हनन हो, ये सारे के सारे जो बदलाव आए थे ये अंग्रेजी शासन के बाद ही आए थे। तो अंग्रेजी शासन के जो बाद का समय था ना, वो गुणात्मक परिवर्तन था, वो संख्यात्मक परिवर्तन नहीं था। अंग्रेजी शासन से पहले जो परिवर्तन था वो केवल संख्यात्मक था। थोड़े बहुत मर गए, थोड़े बहुतों ने जन्म ले लिया, ठीक है ना। थोड़ी पैदा कम हुई, थोड़ी पैदा ज्यादा हो गई। जाति, धर्म, मूल, संस्कार, विधि, तीज, त्योहार, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यूं सोचोगे भाई पुराना समाज है तो गुणात्मक ही होगा, है ना। इसका लॉजिक ये होता है, कोई समाज स्थिर है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। भाई अभी वर्तमान समय की हम चर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। कई तरीके की संस्कृति, सुबह जगते हैं तो हम हिंदू। समझो, सुबह जगे तो हम हिंदू, 10 बजे तो हम क्रिश्चियन, ठीक है, 12 बजे तो हम इस्लाम, 4 बजे तो हम सरदार हो गए, शाम होते होते हम बौद्ध हो गए। कहीं कोई मस्जिद मिल गई, या कोई गुरुद्वारा मिल गया, या फिर मान लेते हैं कोई गिरजाघर, क्रिश्चियनों का कुछ मंदिर मिल गया, तो यूं यूं भी करेंगे काफी लोग, है ना। कुछ लोग हाथ भी जोड़ेंगे, कुछ यूं भी करते हैं, ठीक है। तो ये अब गुणात्मक ही तो हो रहा है वर्तमान समय में, ठीक है। वस्त्रों में भी ज्यादातर गुणात्मक ही होता है। सोएंगे तो पूरी तरीके से वेस्टर्न बन के सोएंगे, है ना। इस तरीके के परिधान धारण करेंगे, ठीक है। तो ये साहब अंग्रेजों के आने से पहले गांव की स्थिति थी, जो मिस्टर AR देसाई साहब ने बताई है। देखो वही बात जो मैंने आपको बताई है कि भारत के गांव क्या हुआ करते थे, स्वायत्त हुआ करते थे। व्यक्ति, परिवार और जाति एक ग्राम पंचायत के अधीन थी, और ज्यादातर व्यवस्थाएं थी वो क्या थी? सामंतवादी थी। और ज्यादातर जो जनसंख्या थी ना वो कृषि जनसंख्या थी। अधिकतर लोग केवल कृषि पर ही निर्भर थे। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपनी भूमि पर खेती करते थे, पुरानी तकनीकों का सहारा लेते थे, हल बैल ये सारे के सारे, है ना। और जिसके बाद में परिवर्तन है ना वो संख्यात्मक था, ना कि गुणात्मक, ठीक है।
परिवर्तन संख्यात्मक था, गुणात्मक नहीं था। तो पहला, गांव की संरचना के बारे में भी मिस्टर ए आर देसाई साहब जिक्र करते हैं, उपनिवेशिक काल के पहले का। ठीक है। फिर जिसके बाद में मिस्टर ए आर देसाई भारतीय समाज के रूपांतरण की चर्चा करते हैं कि भारतीय समाज का रूपांतरण किस तरीके से हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है। दूसरा जो काम किया है मिस्टर ए आर देसाई ने, वो किया है भारतीय समाज का रूपांतरण, है ना। अब ध्यान रखना, ये जो भारतीय समाज का रूपांतरण है ना, इसका जो जिक्र किया है वो अंग्रेजी शासन काल के दौरान किया है। ग्राम संरचना अंग्रेजों से पहले जब हमारे देश में ये बदमाश लोग थे, हमारे देश में जब अंग्रेज थे, तो उस दौरान किस तरीके का बदलाव निकल कर आया। अब ध्यान रखना, जो पहला बदलाव निकल कर आया था ना, वो पहला बदलाव ये था कि पहले जो सामंतवादी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, भाई राजशाही शासन था, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर ही है ना। तो जब राजशाही व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने कहा कि राजा के पास बहुत ज्यादा क्षेत्र अधिकार, बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, अकेला व्यक्ति उनको कर पाने में सक्षम नहीं था, तो वो क्या करता था, पावरफुल रसूखदार लोगों को दे देता, और रसूखदार लोग ही क्या कहलाते थे, सामंत कहलाते थे। तो अंग्रेजों से पहले जो व्यवस्था सामंती थी साथियों, वह व्यवस्था किस में कन्वर्ट हो गई, कैपिटलिस्टिक, यानी वह पूंजीवादी व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। सामंत है ना, अरे भाई यही बात तो कार्ल मार्क्स ने कही है, सामंतवादी व्यवस्था में जब द्वंद्व हुआ है तभी तो पूंजीवाद निकल कर आया है। और यही बात मिस्टर ए आर देसाई कहता है कि अंग्रेजों के काल के दौरान जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो किस में बदल गई, पूंजीवादी व्यवस्था में बदल गई। और ध्यान रखना, नई नई पूंजीवादी नीतियों का विकास हुआ। दूसरा जो बदलाव होता है वो ये होता है कि नई नई जो पूंजीवादी पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है, और उन पॉलिसीज का जितना भी उद्देश्य था, अब देखो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, और इस चीज को स्वीकार हमें करना ही होगा कि हमारे अंदर फूट थी, हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने हमारे देश के साथ धोखा किया, जिसकी वजह से अंग्रेज हमें लूट कर ले गए। तो कुछ चंद लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने इस प्रकार की पॉलिसीज को अपनाया, और उन चंद लोगों ने हमारे देश के साथ धोखा किया। ठीक है। उस जमाने में जितने भी यहाँ के लोकल पावरफुल लोग थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज की जो इस तरीके की पॉलिसीज थी, शोषण वाली पॉलिसीज, उन पर सिग्नेचर किए, और जिसकी वजह से ही उन्होंने हमारे देश को लूटा। तो ध्यान रखना, अंग्रेजी काल के दौरान जो पहला बदलाव हुआ था, वो सामंतवादी व्यवस्था की जगह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई, और नई नई जो पूंजीवादी पॉलिसीज हैं उनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मतलब जो पुरानी अर्थव्यवस्था थी ना, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। पुरानी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी औपनिवेशिक काल के दौरान क्या कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। चाहे हम कृषि की बात करें, ठीक है, या पशुपालन की बात करें, या हम परंपरागत लघु उद्योगों की बात करें, अंग्रेजी शासन के दौरान उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। मतलब उद्योगों के सामने पुराने दस्तकार समाप्त हो गए। ध्यान रखना, जो पुराने दस्तकार थे ना, दस्तकार और काश्तकार, ध्यान रखना, अंग्रेजी शासन में जो पुराने दस्तकार थे उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। कुछ एक नए वर्गों का उदय हुआ। ध्यान रखना, कुछ एक नए वर्गों का उदय हुआ, जिसमें हम पूंजीवादी वर्ग को रख सकते हैं, जिसमें हम कृषि मजदूरों को रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम व्यापारी वर्ग को रख सकते हैं। ये अंग्रेजी औपनिवेशिक काल के दौरान ही हुए थे। पूंजीवादी वर्ग का भी उदय हो जाता है, कृषि मजदूरों का भी उदय हो जाता है, और व्यापारी वर्ग का भी उदय हो जाता है। लगान व्यवस्था यानी कृषि का पूरी तरीके से क्या हो गया, व्यापारीकरण हो गया। मैं लिख भी देता हूं, अंग्रेजी उपनिवेशिक काल के दौरान लगान व्यवस्था को चालू किया गया, है ना, या लगान व्यवस्था स्थापित की गई। हम यूं कह सकते हैं, अंग्रेजी उपनिवेशिक काल के दौरान पूरी तरीके से साथियों कृषि का क्या हो गया, व्यवसायीकरण हो गया। ठीक है। मतलब अंग्रेजों का तो उद्देश्य यही था, यानी हम यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से
जो शोषणवादी व्यवस्था है ना, शोषणवादी व्यवस्था का क्या हो जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है, मतलब शोषणवादी व्यवस्था है जो प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इससे कुछ बेनिफिट हुआ, ध्यान रखना, इससे बेनिफिट भी होता है। चाहे इन लोगों ने तो सामंती अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया, चाहे इन लोगों ने पुरानी जो पॉलिसीज है उनको खत्म करके नई पॉलिसीज को लेकर आए, चाहे पुराने उद्योग धंधों को इन्होंने खत्म कर दिया, चाहे लगान व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, चाहे कृषि का व्यापारीकरण हुआ, चाहे नए व्यापारी वर्गों का उदय हुआ, ये सारे डिमेरिट थे ना, तो कुछ एक मेरिट भी थे। मेरिट यह है कि हमारा भारत देश एक हो गया, इसके कुछ फायदे भी हुए, और फायदा ये था कि हमारा भारत देश है ना, भारत देश का क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। ये एकीकरण ही तो था कि हमारे भारतीय लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, और उसकी बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई। तो इसके कुछ फायदे भी थे। अंग्रेजी औपनिवेशिक काल के दौरान भारत देश एकीकरण हुआ, ठीक है ना, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, राष्ट्रीय भावना का भी विकास हो जाता है, सामाजिक आंदोलनों को गति मिलती है, ध्यान रखना, सामाजिक आंदोलनों को भी गति मिलती है। यानी अंग्रेजी औपनिवेशिक काल के दौरान जो सामाजिक चेतना है ना, सामाजिक चेतना का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो इस तरीके से भारतीय समाज का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक बार देखो नोट्सों से भी पढ़ा दूं, सामंतवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल गई, ठीक है ना, जिसके बाद में नए वर्गों का उदय हुआ, चाहे पूंजीपति, कृषि मजदूर, किराएदार या व्यापारी वर्ग। फिर जिसके बाद में जो ब्रिटिश शासनकाल है उसने यहाँ की जो स्वायत्ता है उस स्वायत्ता को बदल दिया, और यहाँ के लोगों को इस तरीके से उन लोगों ने व्यवस्थित किया ताकि वो अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो जाए। ठीक है, गरीबी एवं शोषण बढ़ा और जमींदारी प्रथा तथा कृषि मजदूर वर्ग पैदा हो गया, लगान व्यवस्था भी बढ़ी, ठीक है ना, और डॉक्टर, वकील, उद्योगपति इत्यादि वर्गों का उदय हुआ, रेलवे लाइनें डली, डाक सेवा इत्यादि प्रारंभ की, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। ठीक है, मतलब एक तरीके से शोषणवादी व्यवस्था है वो क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। लेकिन इसका फायदा यह हुआ कि सामाजिक आंदोलन, सामूहिक प्रतिनिधान, राष्ट्रवाद की भावना और नई चेतना का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। अब हम दो बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। पहले नंबर पर तो हम ग्राम संरचना, ठीक है, विलेज स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और दूसरे नंबर पर हम भारतीय समाज का रूपांतरण, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हम भारतीय समाज के रूपांतरण के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। जो अगला हमारा टॉपिक है AR देसाई को लेकर, भारतीय राष्ट्रवाद की, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। और ध्यान रखना, ये साथियों द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। 1946 में मिस्टर GH घुरिये के निर्देशन में इन्होंने क्या की थी, PhD की थी, और PhD इसी टाइटल को लेकर और इसी कार्य को लेकर इन्होंने 1948 में ये बुक पब्लिश करी। तो ध्यान रखना, जहां किताब का हवाला पूछा जाए, जहां किताब का जिक्र किया जाए ना, तो आपको 1948 करना है, 1948, क्योंकि 46 में इन्होंने PhD करी, इस टॉपिक से रिलेटेड आंकड़े जुटाए, ठीक ठीक है, थीसिस लिखा। अब थीसिस को समराइज करके इन्होंने क्या कर दिया, किताब को लिख दिया। ठीक है साथियों, इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रवाद है ना, इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के इन्होंने 5 चरण बताए हैं। इससे पहले राष्ट्रवाद क्यों आया, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न तो यही निकल कर आता है ना कि राष्ट्रवाद क्यों आया। तो ध्यान रखना, राष्ट्रवाद आया था अंग्रेजों की वजह से, ठीक है, अंग्रेज नहीं आते तो नेशनलिज्म की जरूरत भी नहीं होती, और अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों की वजह से ही क्या आया, नेशनलिज्म आया। और राष्ट्रवाद के अंतर्गत नई संरचनाओं का निर्माण हुआ, ठीक है, नई संरचनाओं का निर्माण हुआ।
अब वो सामाजिक एकता और समाज से संबंधित संरचनाएं हो सकती है। इससे पहले हिंदू और मुसलमानों में भले ही 36 का आंकड़ा था, लेकिन जब राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की जरूरत पड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे एक हो गए। ठीक है, जात पात के बंधनों को दूर करके एकजुट होकर लड़े, तो नई संरचनाओं का उदय हुआ। ठीक है ना। ध्यान रखना, मिस्टर ए आर देसाई है ना, वो परंपराओं के विश्लेषण को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए आर देसाई अपने नेशनलिज्म में परंपराओं के विश्लेषण को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, वो परंपराओं का जिक्र ही नहीं करते हैं। और जिसके बाद में राष्ट्रवाद में, हाँ, ये जो पूंजीवादी युग है ना, ये पूंजीवादी युग का उदय हुआ था और अंग्रेजों के जाने के बाद में भी पूंजीवाद बना रहा। अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले पूंजीवाद नहीं था, कैपिटलिज्म नहीं था, लेकिन अंग्रेज चले गए और अंग्रेज थे, इनके जन्मदाता पूंजीवाद के अंग्रेज ही थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में पूंजीवाद बहुत ज्यादा हावी है। उसका कारण ये था कि अंग्रेजों के जाने से पहले जो राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण प्रशासन से माना जाता है। यहाँ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये राज्य नहीं है। ठीक है, राज्य का मतलब होता है प्रशासन, और राज्य का मतलब होता है यहाँ पर सरकार। तो अंग्रेजों के जाने से पहले जो सरकारों का गठन किया गया, चाहे वो स्थानीय सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, इन सरकारों ने भी साथियों पूंजीवाद को बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। मतलब ये जो सरकार थी ना, ये भी साथियों संपत्तिवान लोगों की क्या थी, हिमायती थी। मतलब अंग्रेजों के जाने के बाद भी जो शोषित वर्ग है ना, शोषित वर्ग का जो दमन है, वो अंग्रेजों ने भी किया और अंग्रेजों के जाने के बाद भी दमन हुआ। ठीक है। अब ध्यान रखना, मिस्टर ए आर देसाई साहब है ना, उसने अपने राष्ट्रवाद के अंतर्गत इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया है। अगर हम इसके पहले चरण की चर्चा करते हैं, ठीक है, प्रथम चरण की चर्चा करते हैं, तो साथियों ये जो प्रथम चरण है ना, ये 1885 से प्रारंभ होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रथम चरण 1885 से प्रारंभ होता है और इस चरण में मिस्टर ए आर देसाई ने राजा राम मोहन राय के कार्यों का उल्लेख किया है। ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक भावना में वृद्धि हुई। ये भी कहा है कि इस समय दौरान जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र भावना है ना, उसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये राष्ट्रवाद का पहला चरण हो गया। जिसके बाद में हम राष्ट्रवाद के दूसरे चरण की चर्चा करते हैं, तो ये 1885 से 1905 के बीच में बताया गया है। दूसरा जो चरण है ना, वो ध्यान रखना 1885 से 1905 की समय अवधि के दौरान बताया गया है। मतलब इसमें उदारवादी, बुद्धिजीवी और उद्योगपतियों का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। इसमें उदारवादियों का भी उदय हो जाता है, जिसके बाद में इसमें बुद्धिजीवी लोगों का भी उदय हो जाता है। ठीक है ना। और इसमें उद्योगपति लोगों का भी क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। मतलब गर्म दल और नरम दल का उदय ए आर देसाई के अनुसार कौन से चरण में होता है, द्वितीय चरण में होता है। ठीक है। गर्म दल प्लस नरम दल जैसे संगठनों का जो उदय होता है ना, वो ए आर देसाई के द्वितीय चरण में होता है। नरम दल में जैसे गांधी आ गया, ठीक है, नेहरू वगैरह आ जाते हैं। और गर्म दल में चाहे हम लाला लाजपत राय की चर्चा करें, विपिन चंद्र पाल की चर्चा करें, भगत सिंह की चर्चा करें, ठीक है ना, ये सारे के सारे गर्म दल में, सुभाष चंद्र बोस की चर्चा करें, ठीक है। तो इनका जो पहला चरण है 1885, राजा राम मोहन राय के कार्यों का उल्लेख किया है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र भावना में वृद्धि हुई। इनका जो दूसरा चरण निकल कर आता है राष्ट्रवाद का, 1885 से 1905 के बीच में उदारवाद का उदय होता है, बुद्धिजीवियों का उदय होता है, उद्योगपतियों का उदय होता है, गर्म दल और नरम दल का उदय होता है। साथियों इसमें जो तीसरा युग बताया है इन्होंने, जो तीसरा चरण बताया राष्ट्रवाद का, ये जो तीसरा चरण है ना, ये 1905 से प्रारंभ होता है, 1918 तक चलता है। ध्यान रखना, तीसरा जो चरण है वो 1905 से प्रारंभ होता है, 1918 तक चलता है। और जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन है, जितने भी नेशनलिज्म जो मूवमेंट है ना, एक तो राष्ट्रवादी आंदोलनों को जगह दी गई है, जिसके बाद में राष्ट्रीय आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। ठीक है, इसी चरण में मिस्टर ए आर देसाई ने कहा है कि लोगों में राष्ट्रीय आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। मतलब लोगों को अब अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्या हो गई थी, नफरत पैदा हो गई थी।
ये 1905 से 1918 के बीच की समय अवधि के दौरान हुआ था। मुसलमानों में भी जागरूकता आ गई थी। जो तृतीय चरण है उसके अंतर्गत जो मुस्लिम समाज है ना, मुस्लिम समाज भी अवेयर हो गया था, मतलब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। तो तीसरे चरण में ही ध्यान रखना किसकी स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो जाती है भाई साहब, 1906 में हो जाती है। अगर हम चौथे चरण की चर्चा करते हैं तो 1918 से 1934, ठीक है। इसके अगर हम चौथे चरण की चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना, एक मिनट साथियों, क्या हो गया साथियों, ये जो चौथा चरण था ना, मैं लिख देता हूं, जो चतुर्थ चरण था, अगर हम चतुर्थ चरण की चर्चा करें तो ध्यान रखना, ये जो चतुर्थ चरण है ना 1918 से 1934 के बीच में, चतुर्थ चरण 1918 से 1934 के बीच में, और इसमें हम एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शामिल कर लेते हैं, ठीक है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो इसी समय अवधि के दौरान किया गया। फिर साम्यवादी और समन्वयवादी जो समूह है उनका निर्माण हुआ, है ना। साम्यवादी और समाजवादी जो समूह है उनका भी निर्माण हुआ, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास किए गए, ठीक है। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के क्या किए गए, प्रयास किए गए। वहीं अगर हम पांचवें चरण की चर्चा करते हैं, राष्ट्रवाद के अगर हम पांचवें चरण की चर्चा करें तो 1934 से 1939, जो पांचवा चरण है वो 1934 से 1939 का है, जिसमें कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। ध्यान रखना, जिसमें कांग्रेस समाजवादी दल का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है 1934 में, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हो गया। और मुस्लिम लीग और गरम दल, ध्यान रखना, इसमें जो विशेष घटना घटी वो विशेष घटना ये थी कि मुस्लिम लीग और जो गरम दल थे ना वो गांधीवादी विचारधारा से अलग हुए, ठीक है ना। और सामंतवादी विचारधारा, जागीरदारी विचारधारा है वो खत्म हो गई। जो सामंतवादी विचारधारा और जो जागीरदारी व्यवस्था है ना वो साथियों क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये मिस्टर ए आर देसाई का द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है कि कौन सा बैकग्राउंड होता है, किस तरीके से घटनाएं घटती हैं। एक बार मैं इसको और आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। अगर हम ए आर देसाई के सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की चर्चा करें, ये किताब आई थी 1948 में, ठीक है ना। इनके अनुसार भारत का राष्ट्रवाद ब्रिटिश लोगों द्वारा नई भौतिक परिस्थितियों के निर्माण के कारण हुआ था। किस तरीके से हुआ, ध्यान रखना। अगर हम पहले चरण की चर्चा करते हैं तो पहले चरण में राजाराम मोहन राय के प्रयासों को शामिल किया गया है और राष्ट्रीय प्रजातंत्र में जागरूकता में जो वृद्धि हुई थी उसको शामिल किया है। साथियों, जो द्वितीय चरण था 1885 से 1905, इसमें गरम दल और नरम दल जैसे दलों का उदय हुआ, उनको शामिल किया गया है। वहीं तृतीय चरण की चर्चा करते हैं तो मुसलमानों में जागरूकता पैदा हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और राष्ट्रीय आत्मसम्मान में वृद्धि हुई, ठीक है, इसको शामिल कर सकते हैं। फिर चौथे चरण में राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जिसमें समाजवादी साम्यवादी समूहों का उदय हो गया और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों को शामिल किया जाता है। जिसके बाद में पांचवें चरण में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हो गया 1934 में, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस जैसे गरम दल और मुस्लिम लीग है ना, ये गांधीवादी विचारधारा से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, यानी विद्यार्थी किसान श्रमिक आदि समाजवादी दल के प्रभाव में आ गए थे, ठीक है ना। और सामंतवादी और जागीरदारी व्यवस्था है वो समाप्त हो गई। अब देखो साहब, ए आर देसाई के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, मतलब ब्रीफ में मैं पढ़ के सुना देता हूं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, ए आर देसाई ने कहा था कि पूंजीवादी राज में शोषण के बीज भरे पड़े हैं, ध्यान रखना। जिसके बाद में ए आर देसाई ने 1964 में तीसरे विश्व सम्मेलन में भाग लिया और इसमें इन्होंने ग्रामीण समस्याओं को उठाया, ठीक है। फिर जिसके बाद में इनकी पुस्तक है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, है ना, इसमें संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था इत्यादि का वर्णन किया है। फिर जिसके बाद में इनकी किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फिर जिसके बाद में इनकी दूसरी किताब
रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, है ना। इसमें इन्होंने बताया है कि ब्रिटिश काल में किस तरीके से पूंजीवाद का विकास हो जाता है, ठीक है। और यानी जो ब्रिटिश शासन है ना, उसने किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित किया, इन सब का भी उल्लेख किया है। और इन सब के कारण भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, इसका भी उल्लेख किया है। और फिर ध्यान रखना, ए आर देसाई यूं कहते हैं कि अंग्रेजी शासन है ना, उसने पूंजीपति और बुर्जुआ वर्ग को ध्यान में रखकर योजना बनाई थी। मतलब किसान, मजदूर और समाज के उपेक्षित वर्गों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। फिर जिसके बाद में राज के बारे में भी विचार व्यक्त किए देसाई ने, और मार्क्सवादी उपागम के आधार पर राज के प्रकार, इनके कार्य और राज के जो बदलते हुए स्वरूप हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया है, ठीक है ना। और ये बहुत मोस्ट है कि भारत के राज्यों का जो वर्तमान स्वरूप है वो ब्रिटिश कालीन व्यवस्थाओं के प्रभाव में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज जब यहां पर थे ना, तो उन्होंने जो पूंजीवादी व्यवस्था बनाई, जो शोषण की व्यवस्था बनाई, वही व्यवस्था अब तक चली आ रही है। ये किसने कहा है? मिस्टर ए आर देसाई ने कहा है, ठीक है। वो कहते थे कि भारत के जो प्रारंभिक राज्य थे ना, वो प्राचीन राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, और उन पर किसका अधिकार था? राजा का अधिकार था। मतलब राजा के व्यक्तिगत हितों को ध्यान रखा जाता था। जैसे हम प्रबोधन काल पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने राजा का देवीय सिद्धांत पढ़ा, ठीक है ना। राजा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। तो सबसे पहले प्रारंभिक राज्य थे, फिर दूसरे नंबर पर मध्यकालीन राज्य आ जाते हैं। मध्यकालीन राज्य मतलब मुगल काल वगैरह उसी में आ जाता है। और राजा की वास्तविक शक्ति है ना, वो बड़े बड़े जमींदार और सामंतों के हाथ में चली गई थी। तीसरा उपनिवेशिक राज आ जाते हैं, जिसमें अंग्रेजी शासन आ जाता है ना, जो पुर्तगालियों द्वारा संचालित किया गया था गोवा और दमन द्वीप वगैरह में, ठीक है। मतलब अंग्रेजी हुकूमत का जो उद्देश्य था ना, उसमें भारतीय जनता के हितों को अनदेखा किया गया था। उनका उद्देश्य केवल यही था कि किस तरीके से खुद को ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। अब राज के बारे में और क्या कहते हैं देसाई? कहते हैं कि राज का कर्तव्य होता है कि एक समतावादी व्यवस्था की स्थापना करें, राज्य में किसी का शोषण ना हो, सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए, ये राज का कर्तव्य होता है। लेकिन यहां पर देसाई कहता है कि भारतीय राज की जो प्रकृति है ना, वो पूंजीवादी है, ठीक है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो अंग्रेजी शासन है। और जिसके बाद में देसाई कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उन्हीं परंपरागत शक्तियों से प्रभावित है जो पूर्व में ही सामाजिक शक्ति का केंद्र रही है। देसाई भारतीय राज को नरम राज की संज्ञा देते हैं। मतलब परंपरागत रूप से जो राज था ना, वो सॉफ्ट स्टेट था, ठीक है। फिर स्वतंत्रता के बाद राज्यों का विकास हालांकि हुआ है कल्याणकारी रूप में, लेकिन उतना नहीं हुआ है। फिर जिसके बाद में ये सारी चीजें तो मैं आपको पढ़ा चुका, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और राष्ट्रवाद के बारे में भी इनके क्या विचार हैं, अंग्रेजों की वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पर ये देखिए कि प्रोफेसर देसाई ने कार्ल मार्क्स की तरह राज के विकल्प के तौर पर सर्वहारा राज और मजदूर वर्ग राज का सुझाव दिया है। इंपॉर्टेंट है, सर्वहारा राज और मजदूर वर्ग राज, ठीक है। इसकी बात कौन करता है? मिस्टर ए आर देसाई करता है। अब ये लो साहब, ये देसाई की जो किताबें हैं ना, हम किताबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और किताबें पूछी जा सकती है। देखो इस क्लास में टोटल इनकी 18 किताबें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना आप वही याद कर लेना। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। फिर रूरल सोशोलॉजी, ठीक है, इन इंडिया 1969। स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन 1970, 1970। फिर जिसके बाद में स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, ठीक है, 1975। प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल इंडिया ट्रांजिशन 1979। इंडियाज पार्ट डेवलपमेंट 1984। फिर
अग्रेरियन स्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1986। ये किताब आप याद कर लेना, बाकी तो और मुझे कोई ऐसा इसमें इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आता। ये लीजिए साहब, ए आर देसाई कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जन्म 1915 में हुआ, 1994 में मर गए। जीएस घुरिये के स्टूडेंट थे। 1946 में बम्बई विश्वविद्यालय में जीएस घुरिये के निर्देशन में पीएचडी करी है। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये इनके पीएचडी का टॉपिक था। मार्क्सवादी एक्टिविस्ट थे, ठीक है, न केवल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे बल्कि मार्क्सवादी एक्टिविस्ट थे। मार्क्स और एंजल्स का प्रभाव पड़ा है, ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक पत्ति को काम में लिया है, ठीक है, और पूंजीवादी अंतर्विरोध के कारण ही आंदोलन हुए। ये बात किसने कही है? मिस्टर ए आर देसाई ने। राज्यों में पूंजीवाद के विकास के बीच छुपे हुए हैं, ध्यान रखना। और फिर जिसके बाद में ग्राम संरचना की बात करता है, भारतीय समाज के रूपांतरण की बात करता है कि अंग्रेजों से आने से पहले क्या व्यवस्था थी। भारतीय गांव स्वायत्त थे, व्यक्ति परिवार जाति पर ग्राम पंचायत का अधिकार था, सामंती व्यवस्था थी, कृषि प्रधानता थी, पुरानी तकनीकों को काम में लिया जाता था। लेकिन अंग्रेज आए, सामंती व्यवस्था की जगह पूंजीवादी व्यवस्था आ गई, पूंजीवाद आ गया, पुरानी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया, नए वर्गों का उदय हुआ, चाहे वो किराएदार हो गए, पूंजीवाद हो गए या व्यापारी वर्ग हो गए। शोषणवादी नीति का प्रारंभ हुआ, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो जाता है। जिसके बाद में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करता है, 5 चरणों की बात करता है, ठीक है। एक चरण 1885, 1885 से 1905, 1905 से 1918, 18 से 34 और 34 से 39। ये 5 चरणों का भी उल्लेख किया है, राज्यों के बारे में भी कहा है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरी शुभकामना है, माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।